जोरदार। बाहर थे आप? हाँ, बाहर थे आपके घर पे? नहीं घर पे। उस दिन तो संडे था ना? संडे? हाँ संडे था। 5:30-6 बजे तो मेरे क्लास थे। घर पहुंचा 6:15 बजे, 15-20 मिनट में चालू हो गया। संडे था। चलो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड क्विज, है ना? Case studies on financial engineering, reputational risk and corporate governance, वही ना? हाँ। ओके, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग मतलब यू आर डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स और ये सब। But sometimes because these are very complex, not very transparent, liquidity is poor, so there is always a risk that mistakes will be made, right? So financial engineering में इसका एग्जांपल दिया है। पहले तो ऐसे ही बोला है कि भाई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब कर सकते हैं, बट मेन चीज वही है, रिस्क मैनेजर्स नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हिच गोल और hedging strategy is pursuing. In its purest sense, hedging strategy can be used for risk mitigation. Alternatively, some firms have used hedging strategies to enhance returns. That sentence itself is objectionable. कि अगर तुम्हें कोई बोले कि hedging करो कॉस्ट घटेगी या hedging करो रिटर्न बढ़ेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज hedging करने से रिस्क घटना चाहिए और रिस्क घटेगा तो रिटर्न भी घटेगा। एट द मोस्ट कोई ये तुम्हें बोल सकता है कि hedging करो आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न्स लगभग ऐसे के ऐसे रहेंगे, वो फिर भी ओके है। दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड आउटकम, राइट? So this second study usually adds more layers of risk rather than mitigating current exposure. So that is what they are dealing. कि financial engineering sometimes instead of reducing risk, it increases risk. और उसका एग्जांपल दिया है बैंकर्स ट्रस्ट। तो ऐसा कोई बैंक था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था which was a skilled risk manager and Procter and Gamble कंपनी तो आप जानते ही हो, एफएमसीजी कंपनी है Procter and Gamble, शैम्पू और सोप्स और ऐसा ढेर सारी चीजें बनाती है। So ऋषि पाटिया, तो उसने अप्रोच किया प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कि भाई हमको रिस्क मैनेज करना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और उसका एक्सपोजर था यूएस डॉलर्स और जर्मन डॉइच मार्क्स में। तो उसने कुछ स्वैप वॉप करके दिया, वो पढ़ो, राइट? लेकिन रिस्क कम करने के बदले उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और ओपेक प्रोडक्ट भटका दिया जिसमें बहुत ज्यादा लेवरेज था और उसमें काफी बड़ा लॉस पीएनजी को झेलना पड़ा, राइट? और फिर बैंकर्स ट्रस्ट जो मतलब बैंक या कंपनी थी उस पे काफी केसेस भी हुए और $78 मिलियन पीएनजी को मिला, बीटी को पे करना पड़ा। अल्टीमेटली बीटी वाज एक्वायर्ड बाय डॉइच बैंक। तो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो।
फिर उसके नीचे वाला पढ़ो ऑरेंज काउंटी, उसमें भी सिंपल डिटेल है, आप पढ़ोगे तो यूज कर रहा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे इसके पहले के लेक्चर में भी बहुत सारे लोग कर रहे थे कि रेपो या कमर्शियल पेपर ऐसे शॉर्ट टर्म पैसे उठाएंगे, और ये इन्वेस्ट कर रहा था कोई ऐसी चीज में विच इज कॉल्ड इनवर्स फ्लोटर। इनवर्स फ्लोटर मतलब रेट अगर घटेंगे तो तुम्हें ज्यादा कूपन मिलेगा, लेकिन रेट बढ़ेंगे तो कम कूपन मिलेगा। और फिर जब फेडरल रिजर्व ने एकदम से रेट बढ़ाना चालू किया तो जिसमें इन्वेस्ट किया ना इनवर्स फ्लोटर, उसमें लॉस आने लगा, और जो बोरोअर्स सॉरी जो लेंडर्स थे, रेपो के जो लेंडर्स थे, उन लोगों ने रोल ओवर करना मना कर दिया, तो अल्टीमेटली इट वाज स्क्वीज्ड एंड इट हैड टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। पढ़ लो। पढ़ लिया। और फिर ये कुछ सेक्शन लैंड्सबैंक करके था, उसमें भी ऐसा ही कुछ इश्यू हुआ था। और ये जो था ना ऑरेंज काउंटी, उसमें लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, लेसन इज टू नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज लॉसेस कैन बी टर्मिनल। तो इवन पर्सनल फाइनेंस में कई बार आपके पास लोग आएंगे कि इसमें डालो उसमें डालो, राइट, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता है ना तो डोंट गो फॉर इट। ओके, सेक्शन लैंड्सबैंक तो पब्लिकली ओन्ड बैंक्स है, मतलब गवर्नमेंट वाले, जिसको लैंड बैंक बोलते हैं। दे स्पेशलाइज इन लैंडिंग रीजनल स्मॉल एंड मीडियम, मतलब एसएमई को लैंड्स करते हैं। तो वो लोग भी यूएस सबप्राइम लैंडिंग मार्केट में घुस गए थे। सेक्शन लैंड्सबैंक वाज वन सच बैंक, इट क्रिएटेड ऑफ बैलेंस शीट एनडीटी, मतलब एसपी जैसा बना दिया, डोमिसाइल्ड इन डब्लिन आयरलैंड बिकॉज़ ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। आई थिंक बॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबप्राइम एसेट्स, 79 में लग गई, राइट, it had to sell itself to another German bank. So this is again very simple. सबप्राइम एसेट का कोई एग्जांपल? सबप्राइम मतलब ऐसी लोन्स जो बहुत रिस्की बोरोअर्स को दिया हुआ है। ऑनलाइन ओके? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? ओके, then next category is reputational risk. तो company's reputation is the public perception of fairness, ethics, treatment of stakeholders. One trending area with growing reputational influence is environmental, social and governance, ESG. Reputation risk is the potential for negative operational outcomes due to poor public perception, ESG or otherwise. Three big constituents to watch are कि कस्टमर्स के साथ कैसा कर रहे हो, रेगुलेटर्स के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ। अगर इसमें से कोई भी एक ग्रुप के साथ भी बराबर नहीं कर रहे हो तो सोशल मीडिया उसमें बहुत स्पीड से बात आगे बढ़ जाएगी।
Even a bad rumor, even it's a rumor, even if it is a rumor, can temporarily destroy a firm's reputation in a matter of hours. And obviously most damage occurs if rumors are true. तो उन्होंने एग्जांपल दिया फोक्सवैगन का. तो फोक्सवैगन वाला पढ़ लो. बेसिकली ऐसा था कि वो जो बता रहा था कि हमारे जो कार्स वगैरह है दे आर मीटिंग द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, एमिशन नॉर्म्स और वो सब हम अच्छे से पूरे कर रहे हैं. वो झूठ बोल रहे थे सालों से, नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली द कार्स वर पॉल्यूटिंग मच मोर देन व्हाट दे वर सेइंग, एंड अल्टीमेटली समबडी कन्फेस और रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगा. तो एक बार पढ़ लो. अदानी के साथ तो हुआ क्या? हाँ वही था, वो भी रेपुटेशन डैमेज था. ओके, पढ़ लिया फोक्सवैगन. ठीक है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लफड़े हो सकते हैं. तो इसमें सिर्फ फोक्सवैगन था. एंड एज फार एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न, वो तो एनरॉन का किस्सा तो बहुत फेमस है. उसके कारण तो सार्बान-ऑक्सले एक्ट और वो सब आ गया, राइट? सो लेट अस जस्ट गो थ्रू. बाकी तो पूरा चैप्टर भी था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे. फिर भी देखो अच्छा डेफिनेशन है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट डायरेक्ट हाउ अ फर्म इज ऑपरेटेड. Checkpoints include adequate transparency, accountability, supervision of senior leaders, risk management, reasonable diversity, ensuring board member independence, and representation of required skill sets. Enron is the poster child of corporate governance failures. तो पढ़ो पूरी कहानी, कैसे बना, क्या हुआ, और बेसिकली इवन अकाउंटिंग फ्रॉड और सब यूज करके इट यूज्ड टू शो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, बहुत अच्छा प्रॉफिट. और इसलिए शेयर मार्केट का भी वो डार्लिंग था. फंड शेयर बढ़ रहा था. और बिट लाइक यस बैंक ने भी क्या किया कि गलत लोन्स दे दी. और लोन्स जब देता था तो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा लेता था, प्लस प्रोसेसिंग फी बहुत अच्छा लेता था. तो जब तक वो चला तब तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाया उसने और शेयर भी बहुत चला. बट व्हेन इट वाज फाउंड आउट एवरीथिंग क्रैश्ड. तो देख लो 2001 दिसंबर में रियलिटी कॉट आउट और सब फेलियर्स दिए हैं. जस्ट गो थ्रू दैट. और जैसे मैंने बोला ना, इसके बाद तो ये इतना बड़ा फ्रॉड था कि नए लॉज आए वहां पे, सार्बान-ऑक्सले और ये सब आए. बट जस्ट गो थ्रू वंस.
पढ़ा? मतलब ऊपर से नीचे एनरॉन वाले ने गलत किया था, और ऑडिटर भी जो था उसका आर्थर एंडरसन, राइट, तो उसका भी काफी रोल था, और आर्थर एंडरसन भी फिर बंद हो गया। अदरवाइज पहले इट वाज कंसीडर्ड टू बी बिग, अभी क्या है, बिग 3 है कि बिग 4 है, तो पहले 5 या 4 होते थे ऐसा। इट वाज अ वेरी बिग ऑडिटर फर्म। हाँ लिखा है वन ऑफ द बिग 5, अभी बिग 4 रह गए, ठीक है। और लास्ट में साइबर रिस्क। तो साइबर रिस्क मतलब आजकल तो सब आईटी और इससे रिलेटेड ही है, तो उसमें मतलब सॉर्ट ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ, यू कैन से, ऑपरेशनल रिस्क। लेकिन साइबर रिस्क में भी अभी बहुत बड़े केसेस हो रहे हैं, और उसका एग्जांपल दिया है स्विफ्ट का केस। गलती से कुछ अमाउंट, काफी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हो गई है। So let us just go through. It is a risk of financial or reputational loss resulting from a breach in internal technology infrastructure. Hacker, information, theft of data, खास करके of customers and employees. And some even purchase cyber insurance. तो ये सब करते हैं। तो स्विफ्ट का केस है, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि जो हैकर्स थे, they could crack the SWIFT system and they tried to transfer lots of dollars from बांग्लादेश सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश की जो सेंट्रल बैंक है उसका जो अकाउंट था, उसमें से काफी सारे डॉलर्स they were able to access that system and transfer to their own accounts. But fortunately, as you read along, someone became aware, somewhere became suspicious, and not much amount was lost. The loss was limited to a very small amount. But it's a very interesting reading. Go through. Hackers, February 2016, hackers accessed the SWIFT system and stole 81 million from Bangladesh Bank, the central bank of Bangladesh. This money was on deposit with the New York Federal Reserve Bank. Access was through the use of employee credentials. और वो कैसे मिला अभी किसी को नहीं पता है. And a series of requests to transfer funds to various locations throughout Asia. See, goal was to steal $1 billion, but they could do only $81 million, right? And see, but the Bank of New York stopped all transfers after discovering a typo. इंग्लिश लिखना गलती कर दी, फाउंडेशन के बजाय फाउंडेशन लिख दिया, in one of the otherwise legitimate looking requests. After 81 million was transferred to a bank in Philippines, hackers used malware to delete the record of the transfer and disable transaction confirmation notification. When Bangladesh Bank realized that it was not receiving any transfer notification, it rebooted the system and immediately received a flood of transfer notices, which brought the cyber theft into the light. Money was never recovered because it was transferred from bank in Philippines to a series of casinos and promptly withdrawn. This was a sophisticated cyber attack and illustrates the stakes involved in ensuring security of IT systems. तो ये सब अभी हो रहा है, ठीक है? But it is just the good fortune that instead of $1 billion, they could steal only 81 million. But unfortunately, still it looks like a perfect crime. कोई पकड़ा नहीं गया है. 80 मिलियन मतलब 500-600 करोड़ तो वही गए रुपए. कर लो, लास्ट वाली क्विज कर लो.
कॉस्ट में डी लग रहा है। सेकंड में क्या है? मेरे को डी लग रहा था तो सी अवॉइड फ्रॉड, सी और सी मतलब वैसे भी क्लोज कंट्रोल में होंगे, फिर भी फ्रॉड तो पॉसिबल है। मतलब दिस इज नॉट अ लेसन। कई सारे फ्रॉड में सी और सी को तो मिली भगत होती है, तो इससे कोई गारंटी नहीं कि नहीं होगा फ्रॉड। थर्ड इज डी। ठीक है, लास्ट चैप्टर भी खत्म करते हैं, गैप कोड ऑफ कंडक्ट। लेट मी चेंज द वीडियो। ऑल ऑफ यू गो टू गैप कोड ऑफ कंडक्ट।